गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी जो कोशिका विज्ञान की जो क्लासें चल रही थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे। अब से पहले की जो क्लासें थी उनमें हम पढ़ चुके हैं कोशिका के बेस के बारे में, आधार के बारे में, यानी कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा हम अध्ययन कर चुके थे एक पहले प्राथमिक कोशिकांग की जिसका नाम था कोशिका भित्ति। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे द पावर हाउस ऑफ सेल। किसका अध्ययन करेंगे? द पावर हाउस ऑफ सेल, और जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है जिसका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहा क्या जाता है? द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगर इसकी बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्र। इसको हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। द पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये कोशिका को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए या फिर ऐसे कह सकते हैं जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि कोशिका को विभिन्न रासायनिक व जैविक क्रियाओं के लिए क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में प्रदान करता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये क्या है? एक ऊर्जा की इकाई है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ये कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस शब्द की, माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये है ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। और ये दो शब्दों से मिलके बना है। किन शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से। एक का नाम है माइटो और दूसरे का है कॉन्ड्रियन। क्या नाम है? माइटो और कॉन्ड्रियन। जो माइटो है इसका मतलब होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र या धागा, या क्या होता है? धागा। और जबकि कॉन्ड्रियन है इसका मतलब होता है कणिका। क्या होता है? कणिका होता है। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात करें तो माइटो का मतलब होता है थ्रीड, और इसका और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। क्या होता है? ग्रेन्यूल्स। यानी कोशिका में पाई जाने वाली एक धागे रूपी जो कणिकीय संरचना होती है ये क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो क्या करती है? कोशिका को जैविक और रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? एटीपी के रूप में प्रदान करता है। ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? एटीपी के रूप में प्रदान करता है। अब इसकी खोज की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं? अब हम इसकी खोज की बात करते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किन्हें जाता है। ठीक है, अगर पादप कोशिका की बात करें, किसकी बात करें? अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे पहले, किसमें? प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर बात करें
तो प्लांट सेल में सर्वप्रथम एफ मिवीज, किसने? एफ मिवीज नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा। और किस पादप में देखा? इन्होंने देखा निम्फिया प्लांट्स में। किस प्लांट में देखा? निम्फिया प्लांट में। किस में देखा इन्होंने? निम्फिया प्लांट में इन्होंने किसे देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अगर एनिमल सेल की बात करें, किसकी बात करें? एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में इसको जो सर्वप्रथम देखा था वो देखा था कोलीकर ने। किसने देखा था? कोलीकर ने। और किस में देखा था? इसको देखा था कीटों की पेशियों में। किस में देखा था? कीटों की पेशियों में। ठीक है। प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में एपमिविज ने देखा था निम्फिया प्लांट्स में। एनिमल की बात करें, एनिमल में किसने देखा था? कोलीकर ने देखा था। और किस में? कीटों की पेशियों में देखा था। ठीक है। अगर बात करें कि सबसे पहले इसे अभिरंजित किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें नाम आता है अल्टमान का। किसका नाम आता है? अल्टमान का नाम आता है। एक अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? सबसे पहले अभिरंजित किया था। क्या किया था? अभिरंजित किया था। अगर बात करें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा था, किसने कहा था? सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को फिला जो कहने का श्रेय जाता है, ये जाता है फ्लेमिंग को। किसको जाता है? फ्लेमिंग को जाता है। किसको जाता है? फ्लेमिंग को जाता है। ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले फिला कहा। क्या कहा? फिला कहा था। और किन्होंने कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। किन्होंने कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले इनको श्वेसन विकर किसने कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को श्वेसन विकर कहने का श्रेय जाता है किंग्सबरी को। किसको जाता है? किंग्सबर्ग को जाता है। किंग्सबर्ग ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को श्वेसन विकर कहा था। या फिर ये कह सकते हैं, इन्होंने ये कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। या फिर किंग्सबर्ग ने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये किसने कहा था? ये किंग्सबर्ग ने कहा था। तो ये छोटा सा इसका हिस्ट्री मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री मान सकते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने? पादपों में किसने देखा? जंतुओं में किसने देखा? इसको अभिरंजित किसने किया? इसको सबसे पहला नाम जो फिला दिया वो किसने दिया? ठीक है। और इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन की इकाई या फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज किसने बताई? ये चीज बताई किंग्सबर्ग ने। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपस्थिति की।
माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति की बात करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति जो कोशिकाएं जैविक कार्य ज्यादा करती हैं, क्या करती हैं, जिनका संबंध जैविक कार्यों में ज्यादा होता है, या फिर ये कह सकते हैं वे कोशिकाएं जिनके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इनकी उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति की अगर बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लगभग सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, लगभग सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन उपस्थित किन किन में नहीं होते, सबसे पहला तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते। किन में नहीं होते, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा ये मैमल्स की आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, यानी स्तनधारियों की आरबीसी में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं फ्लोएम, तीसरा क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम की वाहिनिकाओं में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये लगभग सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, इसके अलावा लगभग सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनुपस्थित किस किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, फ्लोएम की वाहिनिकाओं में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उपस्थित ही नहीं हो सकता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता। मीजोसोम के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है वहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, स्तनधारियों की आरबीसी की जो सेल होती हैं, आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फ्लोएम की वाहिनिकाओं में नहीं होता, और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और जो कोशिका सबसे ज्यादा कार्य करेगी, क्या करेगी, सबसे ज्यादा कार्य करेगी, जिसको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न हो सकती है। यानी एक जीव, कोई भी जीव मान लीजिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरी जो पाचन से संबंधित कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो है उनमें अलग होगी, जो मेरी ब्लड सेल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, यानी एक ही जीव की अलग अलग कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक ही कोशिका में अगर जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं उन सभी को कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। यानी एक ही कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। ये हो गई इसकी उपस्थिति की बात। ये किसकी बात हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति की बात की माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, स्तनधारियों की आरबीसी में एब्सेंट होता है, फ्लोएम की वाहिनिकाओं में एब्सेंट होता है, और बैक्टीरिया में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगर इसके साइज की बात करें, इसके साइज की अगर बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है ये भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर साइज की बात करें, इसका साइज क्या होता है? भिन्न होता है। यानी ये गोलाकार, बेलनाकार, तर्करूपी, हो सकता है। किस किस रूपों में? ये गोलाकार, बेलनाकार, तर्करूपी हो सकता है। ठीक है। इसका जो व्यास होता है, क्या होता है? इसका जो व्यास होता है लगभग 0.5 म्यू होता है। कितना होता है? लगभग 0.5 म्यू होता है। जबकि इसकी लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई क्या होती है इसकी लंबाई 1 म्यू से लगभग 5 म्यू तक हो सकती है। लंबाई कोई फिक्स नहीं है, लगभग व्यास कितना होता है? 0.5 म्यू होता है। लंबाई क्या होती है? पृथक होती है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखा गया था? सबसे छोटा जो माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया था, यीस्ट में देखा गया है। किस में देखा गया है? यीस्ट में देखा गया। कहाँ पे देखा गया है सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया? सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया जो देखा गया है वो देखा गया है यीस्ट में। और अगर सबसे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो सबसे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई लगभग देखी गई है 40 म्यू एम माइक्रोमीटर। कितनी देखी गई है? 40 म्यू देखी गई है। सबसे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई सबसे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया कितनी देखी गई है? 40 म्यू देखी गई है। कितनी देखी गई है? लगभग 40 म्यू देखी गई है। ठीक है। ये होगा इसकी साइज की बात कि भाई इसका साइज विभिन्न रूपों में हो सकता है। ये बेलनाकार हो सकता है, तर्करूपी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। व्यास कितना होता है? इसका व्यास लगभग 0.5 म्यू होता है। इसकी लंबाई 1 म्यू से लगभग 5 म्यू या 10 म्यू के समथिंग तक हो सकती है। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट में प्रेजेंट पाया गया है, यीस्ट में देखा गया है। और सबसे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी है? लगभग 40 म्यू के आसपास होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो संरचना होती है, ये संरचना किस प्रकार की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। कैसी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है? कोशिकांग है। इसके अंदर जो बाहर वाली जो झिल्ली है ये चिकनी होती है। अगर इसके संरचना की बात करें तो कैसा है? ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? दोहरा
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसमें एक तो झिल्ली होती है बाह्य झिल्ली, आउटर लेयर या फिर आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है आंतरिक झिल्ली। एक क्या होती है? आंतरिक झिल्ली, इनर लेयर या फिर इनर मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो इसके अंदर दो झिल्लियां नजर आती हैं, एक तो होती है बाह्य झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। इसकी जो बाह्य झिल्ली है, क्या है जो इसकी जो बाह्य झिल्ली है, ये होती है चिकनी। इसकी बाह्य झिल्ली होती है चिकनी। कैसी होती है? चिकनी होती है, जो इसे कोशिका द्रव से पृथक करती है। जो इसे कोशिका द्रव से क्या रखती है? पृथक रखती है। जो इसको कोशिका द्रव से पृथक रखने का कार्य करती है। साथ ही अगर हम बात करें इसकी जो बाह्य झिल्ली है, इसकी क्या है? इसकी जो बाह्य झिल्ली है, इसमें पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पोरीन प्रोटीन उपस्थित होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पदार्थों के आवागमन के लिए सहायक है। आवागमन के लिए क्या है? सहायक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से कोई पदार्थ आएंगे या फिर अंदर से बाहर कोई पदार्थ जाएंगे तो बाह्य ये जो ये वाली झिल्ली है, जो ये आपको दिख रही है नीली नीली, ये जो झिल्ली है बाह्य झिल्ली है, जो क्या है? चिकनी है। जो कैसी है? चिकनी है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका जो द्रव है उससे क्या रखती है? पृथक रखती है। जबकि बाह्य झिल्ली के अंदर पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो पोरीन प्रोटीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पदार्थों के आवागमन को क्या करते हैं? नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी आंतरिक झिल्ली की, किसकी बात करें? इसकी अगर इसकी आंतरिक झिल्ली की बात करें तो आंतरिक झिल्ली वलययुक्त होती है। कैसी होती है? वलययुक्त होती है। और इन वलयों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिस्टी जो नाम था, ये सबसे पहले दिया था प्लेड ने। किसने दिया था? क्रिस्टी जो शब्द जो दिया था, ये सबसे पहले किसने दिया था? प्लेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये शब्द किसने दिया था सबसे पहले? क्रिस्टी शब्द था ये, प्लेड नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, देखो भाई, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें दो झिल्लियां होती हैं, एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। बाह्य झिल्ली जो चिकनी होती है, जिसमें जो क्या करती है? कोशिका द्रव से पृथक रखती है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसमें पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पदार्थों के आवागमन की सहायक है। आंतरिक झिल्ली क्या है? वलययुक्त होती है। इन वलयों को क्या कहते हैं? इन वलयों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोहरी झिल्ली के अंदर, तो इसकी संरचना को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो हमें दो प्रकार के चैम्बर देखने को मिलते हैं। कितने चैम्बर मिलते हैं? दो चैम्बर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अब देखो दो चैम्बर कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला चैम्बर है जिसमें भरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। क्या भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य। क्या भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य। ठीक है। और एक होता है इसके अंदर, ये वाला, ये वाली हो गई। ठीक है, देखिए यानी जो दो चैम्बर हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैम्बर और एक हो गया सेकंड चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर आउटर लेयर एंड इनर लेयर के बीच में, बिटवीन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और जबकि सेकंड जो चैम्बर है वो दोनों तरफ से इनर लेयर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? इनर लेयर से। ये देखिए, ये जो आंतरिक जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर वाला जो भाग है ये तो कहलाएगा सेकंड चैम्बर, और जो बाहर की तरफ है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में, ये कहलाएगा फर्स्ट चैम्बर। ठीक है। ये जो फर्स्ट चैम्बर है इसकी श्यानता अल्प होती है, इसका घनत्व कम होता है। ठीक है। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या भरा रहता है? इसके अंदर द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल द्रव कहते हैं। ठीक है। जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? फर्स्ट चैम्बर की जो चौड़ाई होती है लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। कितनी होती है? लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉन होती है इसकी चौड़ाई। फर्स्ट चैम्बर की चौड़ाई लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी श्यानता अल्प होती है। श्यानता व घनत्व कैसा होता है? अल्प होता है। इसकी श्यानता व घनत्व क्या होता है? अल्प होता है। अगर बात करते हैं सेकंड चैम्बर की या फिर इनर चैम्बर की बात करते हैं, तो जो इनर चैम्बर होता है इसके अंदर भरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। क्या क्या होते हैं इनमें? डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये सारे की सारी चीजें उपस्थित होती है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर कोशिकीय श्वसन के लिए उपस्थित जगह उपस्थित होती है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? स्थल पाए जाते हैं, या फिर श्वसन स्थल बोल सकते हैं। ये तो क्या हो गए? इसके दो चैम्बर हो गए, एक तो आउटर चैम्बर, एक इनर चैम्बर, या बोल सकते हैं फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर क्या है? फर्स्ट चैम्बर आउटर चैम्बर या फिर बाह्य, क्या बोल सकते हैं इसको? बाह्य कक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट चैम्बर को बाह्य कक्ष बोल सकते हैं, जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में होता है। चौड़ाई 60 से 80 एंगस्ट्रॉन, श्यानता घनत्व कम होता है। सेकंड चैम्बर इनर चैम्बर होता है, जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? आंतरिक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, श्वसन स्थल क्या होते हैं? उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी, ये जो उभार जो है इसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली के ऊपर जो उभार है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब हम इस क्रिस्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस क्रिस्टी की बात करते हैं कि क्रिस्टी होती क्या है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के ऊपर जो उभार निकले होते हैं, जो क्या निकले होते हैं? उभार जो निकले होते हैं, इन उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। माना ये मान सकते हैं कि ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। किसकी संरचना है?
माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की संरचना है। ये तो आउटर लेयर हो गई, ये तो क्या हो गई, बाह्य झिल्ली। ये क्या हो गई, बाह्य झिल्ली हो गई, जिसके अंदर मैंने बताया था क्या उपस्थित होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या भरा रहता है, अभी बताया था। ये क्या है, फर्स्ट चैम्बर। ये क्या है, आउटर कक्ष या फिर बाह्य कक्ष। आउटर चैम्बर यानी आंतरिक, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो कक्ष उपस्थित होता है इसे क्या बोलते हैं, बाह्य कक्ष बोलते हैं, फिर फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आंतरिक झिल्ली, ये कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, जिसके ऊपर ये उभार पाया जाता है। ठीक है, अब इस उभार में क्या क्या होते हैं, इस उभार के अंदर पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है। ऐसे तो ऐसे क्या पाई जाती है, इसके ऊपर लिपोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इन लिपोप्रोटीन की संरचना के बीच बीच में ही क्या पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, F1 और F0 पार्टिकल, जिनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। जिनको क्या बोलते हैं हम, जिनको हम बोल सकते हैं ऑक्सीसोम बोल सकते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम। या फिर ये जो ऑक्सीसोम है ये क्या है, श्वसन स्थल है। ये ऑक्सीसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के श्वसन स्थल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ गए हैं, ऑक्सीसोम। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ये लिपिड और प्रोटीन की संरचनाएं हैं, या लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर है। ये क्या है, लिपिड व प्रोटीन लेयर। कौन सी लेयर है, लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन लेयर। ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन की लेयर है, ये जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है जो। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं F1 कण। क्या बोलते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको हम, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। ये क्रिस्टी की संरचना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है इसके ऊपर उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है, ये जो क्रिस्टी है ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन के स्थल हैं इनकी संख्या को बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है। या फिर ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली है इसकी क्या बढ़ाती है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने का क्या करती है, कार्य करती है। भाई एक तो देखो धागा सीधा हो, यहां से यहां तक एक तो धागा सीधा हो और एक धागा इस प्रकार से हो, तो ज्यादा लंबा धागा कौन सा होगा, ए वाला धागा या बी वाला, ज्यादा लंबा कौन सा होगा, ए वाला धागा होगा। ठीक है ना, मतलब इसका क्या बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, और जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा उतनी ज्यादा किसकी उत्पत्ति होगी, ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ये सामान्यतः किसकी संरचना थी, क्रिस्टी की संरचना थी। किसकी संरचना थी, क्रिस्टी की। अब क्रिस्टी के बाद में हम बात करते हैं F1 कण, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या नाम है, F1 का, या इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। इनकी संरचना हमको देखने पर इस तिल्ली के समान नजर आती है, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना उस प्रकार की। और इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसकी संरचना में होते हैं 3 भाग। ऑक्सीसोम की जो आधारीय जो संरचना होती है इसके अंदर कितने भाग होते हैं, 3 भाग। जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये जो बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टॉक, और इसको बोलते हैं हेड। अगर हिंदी में कहें तो ये हो गया शीर्ष, ये हो गया व्रंत, और ये हो गया आधार।
ये क्या हो गया, आधार। जो श्वसन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे संपन्न होती हैं, इसमें संपन्न होती हैं। इसका नाम क्या है, F1 कण। क्या नाम है इसका, F1 कण। F1 जो कण है, सभी की सभी जो क्रियाएं होती हैं वो इसी में होती हैं। जैसे F1 जो कण है, जो आधारीय भाग है, ये क्रिस्टी के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, क्रिस्टी की सतह के साथ जुड़ा होता है, और इसके अंदर ETS संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है, इसमें संपन्न होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम संपन्न होता है। ठीक है। और जबकि जो हेड होता है, जो क्या होता है, हेड, इसमें पाया जाता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है। कौन सा, एटीपेज। इसमें एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो क्या करता है, एटीपी का संश्लेषण करने का कार्य करता है। यहां पे क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण। यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है। अगर सामान्य रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो F1 जो कण है, इसके 3 भाग होते हैं, बेस, व्रंत और नहीं सॉरी बेस, स्टाल्क और हेड, यानी शीर्ष, व्रंत और आधार। आधार में ATS संपन्न होता है, और जबकि हेड जो होता है, इसके अंदर क्या संपन्न होता है, इसके अंदर एटीपी का संश्लेषण होता है। इसके अंदर किसका संश्लेषण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है। ये जो मैकलिन, ग्रीन और बॉम 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक थे, मैकलिन, ग्रीन और बॉम। कौन कौन थे, मैकलिन, ग्रीन और बॉम। मैकलिन, ग्रीन और बॉम नामक 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया कि आधार जो होता है, आधार में होता है ETS, और हेड जो होता है, इसमें होता है ATP का संश्लेषण। किसका संश्लेषण, ATP का संश्लेषण। ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले 3 वैज्ञानिक थे, मैकलिन, ग्रीन और बॉम। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि F1 कण का जो आधार होता है, इसके अंदर ETS होता है, हेड में क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है। और इस ATP का संश्लेषण करने का काम कौन करता है, ATP का संश्लेषण करने का काम कौन करता है, यहाँ पे क्या होता है, एटीपेज सिंथेटिक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर कुल मिला के 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड, स्टाल्क में होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, और जो हेड होता है, इसमें होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है। ठीक है। यहाँ तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य संरचना कैसी होती है। चिकनी इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, बाह्य। आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, वलय युक्त होती है, जिसके ऊपर क्रिस्टी होते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, क्रिस्टी होते हैं। ठीक है। साथ में क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण 3 भाग होते हैं, आधार, व्रंत और शीर्ष। ठीक है। इसके बाद में हम अगली अपनी जो वीडियो आएगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं। ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, तथा इसके कौन से अवयवों के द्वारा क्या होता है, एटीपी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तथा इसके कार्य पढ़ेंगे। कार्य तो हमने वैसे नॉर्मली बता ही दिया है कि जब ये एटीपी का निर्माण कर रहा है, इसका निर्माण कर रहा है, एटीपी का निर्माण कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका का शक्ति गृह है। सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर शुरुआत से बात करें तो शुरुआत से हमने क्या क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसका साइज कैसे होता है, पादप कोशिका में किसने देखा, जंतु कोशिका में किसने देखा। ठीक है। इसी के साथ
आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास के लिए मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।